जहाँ हमने उसको लास्ट लेक्चर को पॉज़ किया था, वहीं से आगे की ओर चलते हैं। तो हम इसमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम जो देख रहे थे उसमें डॉप्सन के बारे में मैं बता रहा था। तो मैं कह रहा था कि ओजोन जो लेयर है उसकी जो मोटाई है उसको नापने के लिए आपका डॉप्सन यूनिट का यूज़ किया जाता है। और जो डॉप्सन इकाई है या डॉप्सन यूनिट है वो बेसिकली कुछ है नहीं, बस इसकी थिकनेस को मेज़र करती है कि कितने प्रति वर्ग मीटर में कितने ओजोन के अणु होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ओजोन लेयर है तो O3 यानी कि ओजोन से मिलकर के ये पूरी लेयर बनी है। तो एक वर्ग मीटर में, मान लीजिए एक वर्ग मीटर है, एक 1 स्क्वायर मीटर, इसमें ओजोन के कितने अणु हैं यही जो है माप होता है डॉप्सन का। तो ये वैल्यू होती है 2.69 इंटू 10⁻20। ठीक है, ओजोन मॉलिक्यूल पर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो फिर हम लोग देखते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्यों यूज़ किया जाता है? एक बेसिक सा फीचर है कि भाई किसी भी चीज़ के मेजरमेंट के लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। कि 1 kg है तो kg के लिए एक आपने ले तो लिया कि किलोग्राम कोई यूनिट होगी, बट उसके लिए कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी तो होना चाहिए कि एक और आप वेट रखें और एक और आपका जो भी दूसरी चीज़ है, कोई वस्तु खरीदी जा रही है तो उसको रखा जाए, कमोडिटी कोई रखी जाए। ठीक है, या फिर अगर लीटर में आप तेल नाप रहे हैं तो आपने लीटर एक पैमाना बना लिया, बट उसको मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है, वो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया। ठीक, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम लोग कुछ देखते हैं जो जनरल है और फिर कुछ का नाम देखते हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला आता है अल्टीमीटर। ये मैंने अपने जो फ्री लेक्चर्स उसमें भी कवर कर रखा है। अल्टीमीटर जो है ऊंचाई मापने हेतु यूज़ किया जाता है। जैसे अल्टीमीटर जो है ये एल्टीट्यूड से बना हुआ है। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई से संबंधित चीज़ है, तो ये ऊंचाई मापने हेतु जो है प्रयुक्त किया जाता है। उसका आता है एमीटर। एमीटर जो है विद्युत धारा या इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको नापने के लिए यूज़ किया जाता है मीटर। फिर एंटीनोमीटर होता है, सौर विकिरण को मापने के लिए एंटीनोमीटर यूज़ किया जाता है, इसको भी आप टिक मार्क कर लीजिएगा। बैरोग्राफ जो होता है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है, अगर कंटिन्यूअस उसको मापना है। बैरोमीटर भी उसी काम के लिए आता है, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। कार्डियोग्राफ जो है, कार्डियो जो है हार्ट से संबंधित है। ठीक, तो ये हृदय गति को नापता है या दिखाता है कार्डियोग्राफ, जो ऐसी ऐसी चलती है ईसीजी होने के बाद। ठीक है, ये कार्डियोग्राफ आपका दिखाता है। साइक्लोट्रॉन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी आवेशित कण है आपका उसकी गति बढ़ाने के लिए, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है या इस तरह के जो भी कण होते हैं, ठीक है, अगर वो आवेशित हैं, उनके पास आवेश है तो चार्ज है, तो उसका जो तुम्हारा वेग है, आपका वेग है, उसकी जो गति है उसको बढ़ाने के लिए साइक्लोट्रॉन का यूज़ किया जाता है। इसका आता है डिटेलोमीटर। डिटेलोमीटर जो है वो आयतन में हुए परिवर्तन को नापने के लिए एक यंत्र है। ठीक ना, जैसे कोई पदार्थ है उसके आयतन में अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसको डिटेलोमीटर से नापा जाता है। फिर आता है एंडोस्कोप। एंडोस्कोप जो होता है, जैसे मान लीजिए पेट के अंदर कोई सर्जरी करनी है तो एंडोस्कोप कहते हैं, एंडोस्कोपिक से किया गया है। तो एंडोस्कोपिक बेसिकली एक तरह का कैमरा है। ठीक ना, तो वो विधि जिसमें कैमरे के यूज़ से या सूक्ष्मदर्शी के यूज़ से आपके पेट के अंदर जो है ऑपरेशन किया जाता है। जैसे बिना पेट को चीरे, एंडोस्कोपिक मतलब किसी वे से आपके मुख गुहा से जो है एक औजार डाल देंगे। वो मतलब औजार ऐसा रहता है कि उसमें कैमरा लगा हुआ है, आपको सब कुछ दिखाई देगा अंदर का, और बाहर से ही बिल्कुल ऑपरेट करके उस चीज़ को ठीक कर लिया जाता है। फिर इसी क्रम में पढ़ते हैं तो आगे हम लोग देखते हैं फैदोमीटर, जो कि सागर की गहराई नापने के लिए जो है, समुद्री गहराई नापने के लिए यूज़ किया जाता है फैदोमीटर। ठीक है ना, फैदोमीटर। एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक्चुअली जो मैं ये नोट्स बना के रखा हूँ ये इंग्लिश में इसलिए रखा हूँ क्योंकि मैं ये चीज़ें चूज़ करके लाता हूँ कहीं से भी। जैसे मैं प्रीवियस ईयर पेपर से चूज़ करके लाया, या कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि आ सकते हैं, ठीक, या फिर जो टेस्ट सीरीज़ चलती हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन मैं इधर उधर से पिक करके लाता हूँ। और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो चित्रात्मक प्रस्तुति है वो भी मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा एक दो नेक्स्ट लेक्चर से शायद है उसके बाद। तो मैं चीज़ें थोड़ा जंबल करके पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली मुझे लिखने में इंग्लिश में ज़्यादा इजी होता है, इसलिए आशा करता हूँ कि आप लोग कोऑपरेट करोगे। इतनी इंग्लिश साइंस की आपको भी समझ में आती होगी। तो उसी क्रम में फिर देखते हैं गायरोस्कोप। गायरोस्कोप, ठीक है ना। गायरोस्कोप क्या होता है? गायरोस्कोप होता है कोणीय वेग नापता है। किस चीज़ का नापता है? जैसे मान लीजिए कि कोई प्लेन है जो हवा में उड़ रहा है, ठीक, कोई प्लेन है हवा में उड़ रहा है, तो ये किस डायरेक्शन में कितना मुड़ना है ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए गायरोस्कोप का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर आता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो है अपेक्षिक आर्द्रता नापते हैं, उसको हाइग्रोमीटर से नापते हैं। हाइग्रो, ठीक ना, हाइग्रोमीटर से नापते हैं। हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता, सापेक्षिक
आर्द्रता, ठीक है। फिर आता है लक्स मीटर। लक्स मीटर से जो है लाइट की इंटेंसिटी या प्रकाश की तीव्रता नापते हैं, ठीक। फिर आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन से आपको पता ही क्या करते हैं, ठीक है, मतलब बोलने के लिए, ऑडियो के लिए यूज़ किया जाता है माइक्रोफोन। फिर आता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप जो होता है ऐसी चीज़ों के लिए, जैसे ओट में छुपी हुई चीज़ों के लिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। पेरिस्कोप जो होता है ओट में छुपी हुई चीज़ों के लिए। मैं समझाता हूँ ओट क्या होता है। जैसे जो सबमरीन होती है, पनडुब्बी जिसको आप बोलते हैं, मान लीजिए ये पनडुब्बी है, ठीक है, ये वाटर के अंदर डूब करके चलने वाली जो युक्ति होती है वही है ये, ठीक है। तो आप कैसे देखोगे कि बाहर क्या चीज़ें घटित हो रही हैं, ठीक। तो मान लीजिए इसमें पेरिस्कोप लगा हुआ है, आप यहाँ बैठे हुए हो, ठीक, लेकिन आपको ये सागर की सतह पर, मतलब जहाँ भी ये चल रहा है, सागर की सतह की पूरी चीज़ें दिखाएगा। तो ये पेरिस्कोप होता है, जो कि ओट में छुपे हुए, यानी कि कहीं और स्थित व्यक्ति को एक दूसरे जगह की विजिबिलिटी मतलब देता है, वो पेरिस्कोप कहलाता है। तो पेरिस्कोप जो है सबमरीन्स में या पनडुब्बी में यूज़ होता है। आशा करता हूँ आपने कई मूवीज़ में देखा भी होगा, वही है ये। फिर आता है साइकोग्राफ। साइकोग्राफ बेसिकली साइकोमेट्री एक चीज़ होती है, जो मैं ऐसे ही हल्का सा समझा रहा हूँ। साइकोमेट्री में ऐसे जूते के टाइप का ग्राफ बनता है, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है। तो एक पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेते हैं, एक पे टेम्परेचर को लेकर के चलते हैं। तो ये जो होता है साइकोमीटर, इसमें बेसिकली रिलेटिव ह्यूमिडिटी या सापेक्षिक आर्द्रता को ही नापा जाता है। तो वही साइकोग्राफ भी है आपका, जो कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी या सापेक्षिक आर्द्रता को नाप करके दिखाने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना, का ग्राफिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। रेन गेज क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है। रेन गेज का और भी नाम होता है, ओडोमीटर। ओडोमीटर होता है उसका, प्लूवोमीटर होता है, फिर होता है ओम्ब्रोमीटर होता है, ठीक, ओम्ब्रोमीटर, ठीक है, प्लूवियो मीटर, और फिर होता है यूडोमीटर, ठीक है। तो ये जो है रेन, फ्रॉस्ट, आइस, सारी चीज़ों को मापने का एक यंत्र है, ठीक है। इसको रेन गेज बोलते हैं। फिर होता है सेक्सटेंट। सेक्सटेंट क्या होता है, जो भी एंगुलर डिस्टेंस होती है दो चीज़ों के बीच में, जैसे मान लीजिए इसके और इसके बीच में, जो अगर इस पॉइंट से नाप रहे हैं तो जो एंगुलर डिस्टेंस है ये सेक्सटेंट से नापी जाती है, ठीक। फिर होता है स्फाइग्मो मैनोमीटर। तो मैंने बताया था जो मैनोमीटर होता है, मेरे फ्री लेक्चर्स में देखिएगा, मैंने मैनोमीटर के बारे में और इस युक्त के बारे में भी डिस्कस किया है, सेपरेटस के बारे में भी डिस्कस किया है। जो मैनोमीटर होता है वो होता है आपका कोई भी फ्लूइड जो होती है उसका दाब नापने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और स्फाइग्मो मैनोमीटर जो होता है वो आपके रक्त यानी कि रक्तचाप को नापता है, रक्तचाप या ब्लड प्रेशर को नापने का काम करता है। फिर आता है टेकोमीटर। टेकोमीटर जो होता है इंजन या मूविंग शैफ्ट जो होता है, ठीक है ना, कोई भी इंजन है या मूव करने वाला जो भी शैफ्ट उसके साथ लगा हुआ है, उसको टेकोमीटर जो है, टेकोमीटर की मदद से आरपीएम निकाला जाता है, रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक ना। फिर आता है विस्कोमीटर। जो एग्जाम के क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। पहला आता है विस्कोमीटर। विस्कोमीटर होता है विस्कोसिटी नापता है, यानी कि श्यानता नापता है किसी चीज़ की। फिर दूसरा है विंड वेन। विंड वेन जो होती है, एक्सक्यूज मी, विंड वेन जो होती है डायरेक्शन ऑफ विंड के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। एनीमोमीटर भी जो होता है वो आपकी विंड की वेलोसिटी बताता है, एनीमोमीटर, ठीक है। हिंदी में मैं एनीमोमीटर जो जो बोल रहा हूँ वही लिखना है। वो विंड की, एनीमोमीटर जो होता है विंड वेलोसिटी बताता है। ये विंड वेन है। विंड वेन क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ विंड यानी कि दिशा बताता है। फिर आता है कैरेटोमीटर। तो पता ही चल रहा है कैरेट नापेगा, किसका नापेगा, प्योरिटी ऑफ गोल्ड नापने के लिए यूज़ किया जाता है कैरेटोमीटर। फिर आता है लक्स मीटर। लक्स मीटर जो होता है वो लाइट इंटेंसिटी यानी कि प्रकाश की तीव्रता, मैंने ऊपर भी बताया है, प्रकाश की तीव्रता यूज़ कर मतलब मापने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आता है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर दूध की प्योरिटी मापने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आता है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर एक संयंत्र है, संयंत्र मत बोलिए, कार्बोरेटर जो है एक युक्ति है, उपकरण है या डिवाइस है। किस लिए यूज़ किया जाता है कार्बोरेटर, बेसिकली यूज़ किया जाता है पेट्रोल इंजन में, पेट्रोल इंजन के पहले में नहीं, ठीक है ना, पेट्रोल इंजन की गाड़ियों में यूज़ किया जाता है। पेट्रोल इंजन के पहले वो क्या करता है, एयर और फ्यूल का, यानी कि जैसे फ्यूल जो होता है वो एटमाइज होकर के एक मतलब सॉरी एटमाइज होकर के नहीं, मतलब कम क्वांटिटी में या किस क्वांटिटी में आपके इंजन में जाएगा, इसको डिसाइड करता है कार्बोरेटर। तो बेसिकली एयर के साथ वो मिल करके एक मिक्सचर बनाता है, और वो मिक्सचर फिर फर्दर आपके जो वॉल्व्स होते हैं, ठीक है, इनलेट वॉल्व्स, आउटलेट वॉल्व्स जो कि आपके इंजन में लगे होते हैं ऐसे, ठीक है ना,
उसके द्वारा जो है पहुंचता है, ठीक। यानी कि ये जो वाल्व होता है आपका वो नीचे जाएगा, फिर यहाँ से आपका एयर फ्यूल मिक्सचर आएगा, ठीक, फिर कंप्रेस होगा, यहाँ से स्पार्क आएगा स्पार्क प्लग से, फिर ये बर्न होगा। तो ये पूरी प्रोसेस वो अदर पार्ट है, मतलब वो कंबशन इंजन का पार्ट है। बट ये जानिए कार्बोरेटर जो होता है पेट्रोल इंजन में यूज़ करता है एयर फ्यूल मिक्सचर को, मतलब एयर को फ्यूल के साथ मिक्स करने के लिए और एक मतलब डिमांडेड अनुपात को भेजने के लिए। जैसे मैं आपको एक जनरल बात समझा रहा हूँ, जैसे जब आपकी गाड़ी स्लो स्पीड में होती है तो उसको बोलते हैं आइडलिंग, ठीक है ना, आइडलिंग या आइडलिंग स्टेट बोलते हैं। तो उसमें जो फ्यूल लगता है वो मैक्सिमम फ्यूल लगता है, ठीक। या आप क्रूजिंग स्पीड पे हो, क्रूजिंग मतलब बहुत ही तेज़ चल रहे हो, तो वहाँ पे जो डिमांड ऑफ फ्यूल होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। आइडलिंग में इसलिए ज़्यादा होती है, आइडलिंग स्टेट में इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि आपकी गाड़ी को बंद नहीं होने देना है और आपकी गाड़ी चल भी नहीं रही है, मतलब मूव नहीं कर रही है, और ऑन भी है, मतलब दुग 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 आवाज़ कर रही है। तो उस समय केवल फ्यूल बर्न हो रहा है और गाड़ी को, इंजन को स्टार्ट रखने में काम कर रहा है, ठीक। तो इन दोनों स्टेट में फ्यूल जो लगता है वो बहुत ज़्यादा लगता है। फ्यूल कम कब लगता है, तो आपने देखा होगा इकोनॉमी का एक बैंड होता है कि 40 की स्पीड में आप चल रहे हो तो आप कहते हो कि मैक्सिमम फ्यूल जो है मतलब बचाया जा रहा है, यानी कि मिनिमम फ्यूल कंजम्पशन है उस समय। तो वो जो स्टेट है उस समय जो एयर जाती है फ्यूल के साथ मिक्स होके, उसको स्टोइचियोमेट्रिक बोलते हैं, कि मतलब ये स्टैंडर्ड एयर फ्यूल रेशियो है या स्टोइचियोमेट्रिक उसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो काम जो करता है वो कार्बोरेटर के द्वारा होता है, यानी कि कितनी अमाउंट में फ्यूल देना है एयर के साथ मिक्स करके, वो आपका कार्बोरेटर देखता है। चलिए आते हैं सिंपल मशीन। 96 में पूछा हुआ है कि सिंपल मशीन क्या होती है, तो इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं। सिंपल मशीन वो होती है, जैसे आपने 3 इडियट्स देखी होगी तो उसमें बताता है कि मशीन इज अ डिवाइस विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट, ठीक ना। मशीन एक वह युक्ति है, जो कि मानव, ह्यूमन मतलब मानव के एफर्ट को, प्रयास को कम करने में मदद करती है, ठीक है ना। जैसे जो काम आप अधिक बल लगाकर करोगे उसको अगर आप इजीली कर लोगे तो वही सिंपल मशीन है, ठीक है। तो बेसिक डेफिनेशन उसमें पूछी हुई थी 96 यूपीएससी में, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा। फिर देखते हैं, एक क्वेश्चन पूछा हुआ था प्रक्षालन मशीन पे कि प्रक्षालन मशीन या वॉशिंग मशीन किस कंसेप्ट पे काम करती है, तो सेंट्रीफ्यूगल जो कंसेप्ट मैंने बताया है फ्री लेक्चर्स में भी, फिजिक्स के तीसरे चौथे लेक्चर में आपको मिल जाएगा वो। तो सेंट्रीफ्यूगल के कंसेप्ट पर काम करती है, मतलब मथानी भी जो मथी जाती है, हाथ से दही मथने का कार्यक्रम होता है, वो भी आपका इसी कंसेप्ट पर काम करता है, ठीक है। अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय जो बल मैंने दो बताया, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसमें से सेंट्रीफ्यूगल पर ये वर्क करता है। फिर आता है वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस देख लेते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें कि मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण के साथ साथ दिशा की भी ज़रूरत होती है, उनको वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया यानी कि वेग हो गया, विस्थापन हो गया, ठीक है। इसके साथ ही आपका जब स्केलर क्वांटिटीज़ की बात करते हैं तो स्केलर मतलब होता है आपका अदिश राशियाँ, यानी कि दिशा के बिना, यानी कि कुछ भी हो गया, जैसे आपकी गति हो गई या चाल जिसको बोलते हैं, चाल हो गई, ठीक है ना, द्रव्यमान हो गया, घनत्व हो गया, ठीक है। इस तरह की जितनी भी चीज़ें आती हैं वो आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ में काउंट की जाती हैं, ठीक है। आप इस पर क्वेश्चन करिएगा और मैं भी क्वेश्चन कराते हुए चलूँगा, जो भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे उसको शामिल करूँगा। जैसे अब एक क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छा मुझे लगा, इसका आंसर भी बहुत सही है, बट ये क्वेश्चन एक ब्रेन को मतलब ट्विस्ट करने वाला क्वेश्चन है, तो मैं सोचा इसको शामिल करूं, क्या पता कि पीसीएस के एग्जाम में, यूपी पीसीएस के एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाए। कह रहा है कि यू आर ऑन ए सेंसिटिव वेइंग मशीन, आप एक बहुत ही सेंसिटिव वेइंग मशीन पर, यानी कि जो भार नापने वाली मशीन होती है उस पर जो है आप हैं। व्हेन यू इनहेल, जब आप सांस लेते हैं तो क्या होगा, यानी कि आप नीचे जाएंगे या फिर वेट जो रखा हुआ है वो नीचे जाएगा, एग्जैक्टली होगा क्या। तो चलिए समझते हैं। तो जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। कह रहा है कि यू आर ऑन ए वेरी सेंसिटिव वेइंग मशीन, मतलब एक बहुत संवेदनशील वेइंग मशीन पर, मतलब जो भार नापने वाली जो मशीन होती है उस पर खड़े हैं। और व्हेन यू इनहेल, जब आप सांस लेते हैं तो व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा। मैंने कहा यूपीएससी में आया है, बट ये यूपी पीसीएस मेंस में आया है, ठीक है।
2013 आई थिंक, ठीक है। तो यूपीपीसीएस मेंस में आया हुआ है, मैंने यहाँ पर एक्चुअली मेंशन नहीं किया कि कब आया था, बट मुझे जो याद आ रहा है यूपीएससी में नहीं आया था शायद, यूपीपीसीएस में आया हुआ था। तो देखिए होता क्या है कि जब आप मान लीजिए सपोज करिए खड़े हुए हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, ठीक। इस ओर आपका होता है ये सिंपल वेइंग मशीन है, यहाँ पर आप खड़े हो, ठीक है ना, और आप सांस ले रहे हो, ठीक। तो आप बस फील करो, आंख बंद करो और मेरी बात को सुन करके फील करो। जब आप सांस लोगे तो जो आपका प्रेशर पड़ रहा है नीचे तराजू पर, ठीक है ना, या वेइंग मशीन पर जो आप प्रेशर डाल रहे हो, सांस लेने के टाइम में आप लेस प्रेशर एग्जर्ट करोगे। बस आप इसको फील करो, लंबी सांस लो और फिर फील करो कि क्या सच में लेस प्रेशर एग्जर्ट करोगे। हाँ बिल्कुल, जब आप लंबी सांस लेते हैं तो अपने पैर से उस वेइंग मशीन पर कम प्रेशर डालेंगे, इसलिए आपका स्केल यानी कि आपका वेट जो आएगा वो कम दिखाएगा। समझ में आ रहा है? अगर आप एक्चुअल 50 किलोग्राम के हैं, ठीक, मैं इसको वेट में लेता हूँ, अगर उसको 50 न्यूटन दिखाना चाहिए, अगर उसको 50 न्यूटन ऑफ वेट दिखाना चाहिए, तो जब आप इनहेल करते रहोगे तो शायद 49.6 ही दिखाए न्यूटन में। ओके, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप लेस प्रेशर एग्जर्ट करते हो। वहीं इसका अपोजिट, अगर आप इनहेल करते हो यानी कि सांस बाहर की ओर छोड़ते हो, तो आप अपने पैर से जो वेइंग मशीन है उस पर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे, तो हो सकता है वो 50.9 या कुछ भी 50.4 दिखाए। समझ में आ रहा है? तो ये एक कंसेप्ट है। फिर आता है मोमेंटम का कंसेप्ट। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ समझ में आई होगी। मोमेंटम का कंसेप्ट मोमेंटम को आप बोलेंगे संवेग। ओके, संवेग के बारे में समझते हैं कि P इक्वल्स टू mv होता है। P से रिप्रेजेंट करते हैं संवेग को, यानी कि ये मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि द्रव्यमान गुणा में इसके जो वेग है, इसको संवेग बोलते हैं। ओके, परंतु अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो dp/dt इक्वल्स टू फोर्स होता है, यानी कि संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, तो आप देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है कि यदि संवेग में वेलोसिटी को डिवाइड कर दिया जाए तो कौन सी यूनिट मिलेगी? तो अगर संवेग में वेलोसिटी को डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, या वेग से भाग दे देंगे, तो हमको मिलेगा मास यानी कि द्रव्यमान। वहीं अगर संवेग में मास से डिवाइड कर दें तो कौन सी यूनिट मिलेगी? तो हमें मिलेगा वेग। ठीक, और अगर आपका जो संवेग है उसमें हम समय से दूरी से डिवाइड कर दें, डिस्टेंस से डिवाइड कर दें, तो हमें मिलेगा पर यूनिट मास। ये जो मास बाय सेकंड है उसको पर यूनिट मास बोलेंगे, यानी कि m के ऊपर डॉट करके दिखाएंगे। तो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है इससे रिलेटेड, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये दो ट्रिक मैं आपको दे रहा हूं जो कि एक्सपेक्टेड है, कभी पूछ सकता है। ठीक है, अगला चलते हैं, कुछ चीज़ें देखते हैं। और एमपीपीसीएस 2000 में पूछा हुआ है एनर्जी कंजर्वेशन, यानी कि जो ऊर्जा संरक्षण है उसके ऊपर प्रश्न पूछा है। ऊर्जा संरक्षण क्या है? तो ऊर्जा संरक्षण है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही खत्म की जा सकती है, ना ही समाप्त की जा सकती है और ना ही क्रिएट यानी कि उत्पन्न की जा सकती है। ठीक, यानी कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में केवल बदल सकते हैं। ठीक, यानी कि रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया, या फिर यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया, या फिर जो ध्वनि ऊर्जा होती है, जैसे हेडफोन आप सुन रहे हो, ठीक है, चार्ज करके सेलफोन में लगाया तो वहाँ से आपकी जो भी विद्युत तरंगें आ रही हैं उसके थ्रू आपका चेंज हो रहा है, या फिर जो प्लग लगाते हैं, बूफर चलाते हैं, स्पीकर चलाते हैं, ठीक है, तो उसमें भी वो ध्वनि ऊर्जा में बदल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से एक ऊर्जा को केवल दूसरी ऊर्जा में बदलते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, उसको बल्ब की सहायता से प्रकाश ऊर्जा में आप बदल दिए। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी 2000 में आया हुआ है। जैसे मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं इन्वॉल्व करता हूँ, मैं केवल उतने ही क्वेश्चन इन्वॉल्व करूँगा जिसकी आने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। ठीक है, जैसे और जो ट्रिकी हो क्वेश्चन, मैन स्टैंडिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस, आपको समझ में आ रहा होगा कि एक घर्षण रहित फ्रिक्शनलेस सरफेस पर एक आदमी खड़ा है, घर्षण रहित कोई तल है उस पर एक आदमी खड़ा है। इफ़ ही विसल देन ही स्टार्ट मूविंग, अगर वो विसल करे यानी कि सीटी बजाता है तो क्या वो मूव करना स्टार्ट कर देगा? ठीक है, अब ये क्वेश्चन है आपका कि क्या करेगा या नहीं करेगा। ठीक, इसी कंसेप्ट के बाद फिर हम समझेंगे कि फ्रिक्शन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को, होगा क्या। देखिए यहाँ पर एक आदमी को बनाते हैं जो कि एक घर्षण रहित तल पर
खड़ा है, ठीक है ना। आपको पहले ये बता देता हूं कि घर्षण रहित तल पर चलना मुश्किल है या नामुमकिन है, ठीक है। घर्षण रहित है तो बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि आपके पास कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ठीक। ये खड़े हैं, इन्होंने क्या हुआ, अपने मुंह से जो है सीटी बजाई, सीटी बजाई तो एयर को इन्होंने निकाला इस डायरेक्शन में, वायु इस डायरेक्शन में निकल रही है। अब चूंकि ये घर्षण रहित है, इनके पास कोई और बल नहीं है, बट इन्होंने अपने मुंह से एक बल लगाया जिससे आपकी हवा इस डायरेक्शन में निकली। तो ये जो व्यक्ति है वो मूव करने की कोशिश करेगा, इधर भले से गिर जाए थोड़ी देर बाद, बट वो पीछे की ओर मूव करेगा। तो हाँ, बिल्कुल वो अपने आप को गति में ला सकता है। यानी कि अगर घर्षण रहित तल पर कोई व्यक्ति खड़ा है और उसने सीटी बजाई, तो वो अपने आप को जिस डायरेक्शन में सीटी बजा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में गति करने के लिए प्रेरित कर रहा है, भले से वो 2-4 सेकंड बाद इम्बैलेंस होकर गिर जाए, ठीक है। यानी कि गति में ला सकता है। फ्रिक्शन क्या होता है, मैंने बताया था फ्री लेक्चर में भी, मैंने बताया, फिर भी बता रहा हूं कि दो तलों के बीच कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है ना। ये एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स मतलब होता है संपर्क बल, मतलब बिना संपर्क के तो फ्रिक्शन लग ही नहीं सकता। अब जैसे ये दो एलिमेंट्स हैं, एक बुक दूसरे बुक के ऊपर रखी हुई है, ठीक। इस बुक को अगर आप इधर खिसकाने की कोशिश करें, ठीक है ना, तो ये वाली जो बुक है फ्रिक्शन के कारण इसको खिसकने नहीं देगी। समझ में आ रहा है। यानी कि इन दोनों तलों के बीच में जो बल लगता है, जैसे मान लीजिए अगर इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखा जाए तो कुछ इस तरह का तल होगा, माइक्रोस्कोपिक व्यू में मतलब बहुत ही सूक्ष्मदर्शी से देखा जा रहा है, तो इसका भी ऐसा कुछ होगा। तो ये दोनों तल एक दूसरे से रगड़ खाएंगे, तो यही फ्रिक्शन का कारण या घर्षण का कारण बनता है। चलिए देखते हैं कि एक प्रश्न और है जिससे काइनेटिक एनर्जी समझेंगे। कह रहा है कि मास सेम है, दो पिंड है जिसका मास सेम है B1 और B2, दो बॉल है, बुक है, जो भी मानना है मानिए। तो दो पिंड हैं जिनका मास सेम है, यानी कि टू बॉडीज विच हैव इक्वल मास, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी क्या संबंध है उनका। तो कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है kgb1, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गतिक ऊर्जा ऑफ B1 बॉडी का और गतिक ऊर्जा ऑफ B2 बॉडी का, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ B1 काइनेटिक एनर्जी ऑफ B2 4:9 है। तो उनकी वेलोसिटीज़ में क्या मतलब संबंध होगा। तो पहले समझते हैं के होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी या गतिक ऊर्जा होती क्या है, ठीक। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, पहला तो ये जान लीजिए। यूनिट क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। जूल को कैलोरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। काइनेटिक ऊर्जा को हम दिखाते हैं कि गति करती हुई वस्तु में जो भी ऊर्जा संचित होती है, गति करती हुई वस्तु के पास जो भी ऊर्जा होती है उसकी वेलोसिटी के कारण और उसका जो द्रव्यमान है उसके कारण, उसको गतिक ऊर्जा कहते हैं। 1/2 mv², ये इसके लिए एक सिंपल सा सूत्र है। तो मैं कह रहा हूँ कि kb1 और kb2 दिया हुआ है, यानी कि 1/2 m1 v1² इज टू 1/2 m2 v2² दिया हुआ है। अब इसमें कह रहा है कि मास सेम है, यहाँ पर लिख रहा है द्रव्यमान सेम है। द्रव्यमान को आप काट दीजिए, यानी कि 1/2 को भी काट सकते हैं, दोनों इक्वल है, ओके। 1/2 लिखना कोई ज़रूरी है नहीं। अब हो गया v1² इज टू v2², ठीक। यानी कि बॉल 1 का स्क्वायर और बॉल 2 का स्क्वायर, ये आपका 4:9 दे रहा है। तो कह रहा है कि अगर V1 और B2 केवल आए तो वो कितना होगा, तो केवल V1 B2 आए तो 4:9 स्क्वायर में होता है। तो अगर घात हटा दिया जाए 2, यानी कि ये 2 का वर्ग है और ये 3 का वर्ग है, घात हटा दिया जाए तो 2:3 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ओके। मैंने किया क्या, फिर से देख लीजिए। कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इसको 4:9 लिख रहा है, तो इस 4:9 को हम किस तरह बदल सकते हैं, 2 × 2 संबंध है, 3 × 3 में बदल सकते हैं। अब ये कह रहा है कि बिना स्क्वायर के आप बताइए कि क्या होगा। तो मैंने कहा कि मास सेम में कट जाएगा, हाफ का कोई वैल्यू नहीं है, दोनों साइड में है तो कट जाएगा, ठीक है। तो जो बचा है उसमें से स्क्वायर हटा देना है, यानी कि इसका एक बार 2 ले लीजिए और इसका एक बार 3, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं, बहुत ही पेट क्वेश्चन है, बचपन में बच्चों को परेशान करता था और बड़े होने के बाद अब PCS लेवल पर आके लोगों को परेशान कर रहा है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है एक ट्रक है जो कि मूव कर रहा है जिसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी कि जो त्वरण है वो क्या है, नियत है, ठीक। त्वरण क्या है, नियत है। ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। उससे पहले एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, ठीक है, मैं कुछ बेसिक भी क्लियर कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए जो वेलोसिटी होती है, जो भी वेग है, अगर उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिया जाए टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि dv/dt, इसी को, इस यूनिट को एक नाम दे दिए हैं, इसको बोलते हैं त्वरण या a, ठीक है ना। यानी कि एक बार अवकलन करने पर वेलोसिटी का जो प्राप्त होता है वो है आपका त्वरण,
ठीक, तो त्वरण अगर नियत है और इस ट्रक में लिक्विड भरा हुआ है, ये पूरा लिक्विड भरा हुआ है और नियत वेग से चल रहा है, नियत त्वरण से चल रहा है, सॉरी नियत त्वरण से चल रहा है, तो जो ये लिक्विड है उसका पाथ कैसा होगा, मतलब वो किस तरीके का मूव कर रहा होगा। तो इसके लिए दो एग्जांपल सुनिए, फिर उसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। अगर त्वरण बढ़ रहा है, सपोज करिए कि पहले आप अपनी गाड़ी से समझिए, मैं आपकी गाड़ी से बता रहा हूँ, आप जो गाड़ी चलाना स्टार्ट किए, आपने बाइक चलाना स्टार्ट किया, फोर व्हीलर चलाना, जो भी चलाना स्टार्ट किया आपने, आप स्टार्ट किए 10 की स्पीड में, फिर 20 पे गए, फिर 30, 40, आप क्रूज करते जा रहे हैं, गाड़ी को तेज भगाते जा रहे हैं, तो त्वरण बढ़ रहा है। ठीक, दूसरा है कि आप 80 के बाद 60 आया, टोल प्लाजा आ गया, जाम लगा हुआ है, 60, 50, 40, तो ये आप डी एक्सेलरेट कर रहे हैं या रिटार्ड कर रहे हैं, यानी कि त्वरण खो रहे हैं। ओके, परंतु यहाँ पर कह रहा है कि त्वरण समान है, यानी कि 40 की स्पीड से आप चल रहे थे और आप जितना एक्सेलरेटर लिए हुए हैं आप उसी एक्सेलरेटर पर मेंटेन करके चल रहे हैं, मतलब समान समय अंतराल में समान वेग आप उत्पन्न कर रहे हैं। ये जो dv/dt मैंने बताया है, ये इसीलिए बताया है कि v2 माइनस वी में जो अंतर है वो t2 माइनस टी1, ये हमेशा कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है कि यानी कि मान लीजिए कि 40 की स्पीड से लेकर के आप 30 की स्पीड तक वेरी कर रहे हो, फिर जितनी दूरी ये मतलब जितने वेग आप यहाँ पर वेरी कर रहे हो वो समान समय अंतराल में वेरी कर रहे हो कि 10 सेकंड से लेके 5 सेकंड के बीच में। ठीक, और सेम चीज़ यही आप 80 और 60 में भी कर रहे हो, यानी कि समान वेग जो है वो समान समय अंतराल में जब आप इक्वल इंटरवल में प्राप्त करेंगे समय के, तो उसी को त्वरण बोला जाएगा कि एक समान त्वरण है, कि कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा, तो आप सपोज करिए कि जब आप बहुत तेजी से बढ़ाते जा रहे हो, पहले 10 की स्पीड में थे, अभी 20 के स्पीड में, अभी 30 की स्पीड में, 40 की स्पीड में बढ़ाते ही जा रहे हो, 80, 90, आपका कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, तो जो लिक्विड होगा वो पीछे की ओर भागेगा, जो लिक्विड होगा कैसे भागेगा, पीछे की ओर भागेगा। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा कि लिक्विड जो है पीछे की ओर ज़्यादा भाग रहा है और आगे की ओर कम हो रहा है। ठीक है ना, ये कब होता है, जब आप त्वरण बढ़ा रहे हो, क्रूज कर रहे हो गाड़ी। दूसरा क्या है कि अगर आप रिटार्ड कर रहे हो, अच्छा ऐसा होता क्यों है ये भी समझ लीजिए। मैंने एक जड़त्व का कंसेप्ट बताया था कि जो वस्तु जहां है उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उसको छेड़ा ना जाए, और छेड़ने के बाद भी जो है दो तरह का जड़त्व होता है, कि विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व है, वो भी मैंने अपने फ्री लेक्चर्स में कवर किया इनर्शिया का। तो इनर्शिया के कारण होता क्या है कि जो आपका, मैं यहाँ फिर से फोटो बना रहा हूँ, जो आपके मान लीजिए फ्री फ्लो में लिक्विड यहाँ पर है, आप चलना शुरू किए, तो ये जो अणु है जो नीचे का है, जो तली से सटा हुआ है, वो तो इसी स्पीड से मूव करेंगे। ठीक, लेकिन जैसे जैसे तल के ऊपर के वाटर पे आएंगे वो ठीक से एडजस्ट खुद को नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, जो सटे हुए हैं गाड़ी के तल में वो तो बिल्कुल गाड़ी के स्पीड से मूव कर रहे हैं, गाड़ी के साथ ही, परंतु जब धीरे धीरे वाटर के ऊपर आप देखते हैं तो वो बेचारे उतना आसानी से मूव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो दूर है, जहाँ गाड़ी मूव कर रही है उससे थोड़ा सा ऊपरी सतह पर है, वो फ्री फ्लो में है, वो एक ऐसी जगह पर है। तो होगा क्या कि आपका यहाँ के अणु तो यहाँ पर रह जाएंगे, परंतु स्पीड के कारण जो है बाकी पीछे की ओर जो है मूव करने लगेंगे। समझ में आ रहा है, जितने एक लिमिट तक तो नीचे के स्पीड से वेरी करेंगे, परंतु उसके ऊपर वाले पीछे जाने लगेंगे ड्यू टू इनर्शिया। तो इसी कारण से ये पीछे की ओर मूव होगा। आप इस प्रैक्टिकल को ऐसे भी ले सकते हैं कि आप कोई ग्लास जो है तेजी से अपने से अवे मूव कराइए तो वो थोड़ी देर के लिए पीछे की ओर सारा पानी ऐसे चढ़ता हुआ दिखाई देगा। सेम यही होता है डी एक्सेलरेट करने के लिए, सेम इसी का अपोजिट होता है कि डी एक्सेलरेट करेंगे सारा पानी धक्का खा करके आगे की ओर आएगा। ठीक, परंतु इस स्थिति में जबकि ये एक समान त्वरण से गति करेगा तो यहां पर परवलयाकार, परवलय या पैराबोला या पैराबोलिक पाथ जो है फॉलो करती है। पैराबोला कैसा होता है, ऐसा बनता है। ठीक है ना, एक्स एक्सिस पे, तो कुछ परवलयाकार यहाँ पर आकृति बनती है अगर वो एक समान त्वरण से गति करती है। तो ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, जिसमें मैंने कुल 3 प्रश्न, 2 आपके जो एक्सपेक्टेड हो सकते हैं कि इस तरह का प्रश्न भी पूछ दे कभी, ये मैंने शामिल कर दिया है। अगला चलते हैं, लॉ ऑफ मोशन देखते हैं। लॉ ऑफ मोशन क्या है, गति के नियम। गति के कुल 3 नियम दिए गए, v बराबर u प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब समझते हैं क्या, इस पर एक प्रश्न भी हम करेंगे जो आया हुआ है। v जो होता है वो आपका होता है फाइनल वेलोसिटी। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी चलनी शुरू हुई, तो जहाँ से चलनी शुरू हुई वो होती है u, यानी कि
प्रारंभिक वेग। जो v होता है वो होता है आपका अंतिम वेग। a जो है यहां पर वो है त्वरण और t जो है वो है समय, ठीक ना। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। देन आता है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पर g गुरुत्वीय त्वरण है, इसको a भी लिख सकते हैं, जैसे त्वरण मतलब त्वरण, चाहे आप पृथ्वी के संबंध में लेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण होगा, अगर कोई बॉल फेंकोगे तो जी टी स्क्वायर लगता है, जनरली में ए टी स्क्वायर भी ले सकते हैं। और s क्या है, s है दूरी, और यहाँ पर भी सारे सिंबल्स मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो ये 3 नियम होते हैं गति के। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भाई इनमें से त्वरण कैसे व्यक्त कर सकता है, मेरे पास अभी कोई एग्जाम्पल तो नहीं है, बट मान लीजिए कि त्वरण का फॉर्मूला निकालना हो तो आप क्या करेंगे, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी बराबर त्वरण, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो जिस हिसाब से जैसी ज़रूरत होती है उसका यूज़ हम लोग करते हैं। हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 4 व्हीलर है, आप कोई 4 व्हीलर लेकर के चल रहे हो किसी सर्कुलर पाथ पर, ठीक है ना, वृत्तीय पथ पर कोई 4 व्हीलर चला रहे हैं आप। 2003 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसमें पूछा हुआ है कि जो आपका जो गाड़ी है वो किधर उल्टेगी। पहला लिख रहा है बाहर की ओर उल्टेगी, दूसरा कह रहा है अंदर की ओर उल्टेगी, बाहर की ओर फिसलेगी या अंदर की ओर फिसलेगी। समझते हैं होता क्या है। मान लीजिए यहाँ पर 4 व्हीलर आप लेकर के चल रहे हो, ठीक है ना, पहिया तो बना नहीं सकता, बस सपोज करिए। तो जब भी सर्कुलर पाथ पर आप गति करते हो तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है जो कि होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जी। समझिएगा ये होता क्या है, ये बेसिकली होता है इंक्लिनेशन, किसी भी रोड में इंक्लिनेशन रखा जाता है, ठीक ना, उसके लिए ये लगता है। तो उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। सिंपल सपोज करिए कि जब जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो सपोज करिए, ठीक है, और जो भी हमारे ऐसे दोस्त हों जो कि बाइक नहीं चला पाते हैं, या फिर जो भी लेडीज़ हैं अभी नहीं चलाती हैं एक्टिवा या गाड़ियाँ जो भी नहीं चलाती हैं, ठीक है, उनको भी मैं ये एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी बात को बस सुने और समझे। जब गाड़ी बहुत तेज़ी से 4 व्हीलर खासकर जब गाड़ी बहुत तेज़ी से एक टर्न पर मूव करती है तो गाड़ी की टेंडेंसी होती है कि वो आपके बाहर की ओर स्किट करे, बाहर की ओर फिसले, क्योंकि गाड़ी को सीधे चलने की आदत है। सीधे चलने के लिए आपने 70-80 की स्पीड ले ली और वहाँ पर बहुत शार्प टर्न है, तो आप गाड़ी की हैंडल को मोड़ोगे, ठीक, नहीं मोड़ोगे तो क्या होगा, गाड़ी सीधे चली जाएगी, ठीक। बट आप गाड़ी की हैंडल को मोड़ रहे हो, जो कि उसके जड़त्व का विरोध हो रहा है ना, वो तो सीधे जाना चाहता है, बट उसके जड़त्व का विरोध हो रहा है, चूंकि रोड ऐसी है कि आपको 80 की स्पीड थोड़ी धीरे करके मोड़नी पड़ेगी। और अगर आप स्पीड स्लो नहीं करते हो तो गाड़ी बाहर की तरफ हमेशा फिसलने की कोशिश करेगी। बाहर की तरफ का मतलब क्या हुआ कि वो उसकी टेंडेंसी है कि वो सीधे चली जाए, ठीक, बट आप उसको जबरदस्ती मोड़ रहे हो। तो पहला तो इसका एक आंसर ये हो जाएगा कि गाड़ी की टेंडेंसी है कि बाहर की ओर फिसले, तो एक आंसर ये सही है। दूसरा क्या है, अगर वो गाड़ी आपने मोड़ी तो उल्टेगी किस साइड में, उलटने का भी पूछ रहा है, तो उल्टेगी हमेशा आपका अंदर की ओर। अंदर की ओर मतलब जिस डायरेक्शन में आप उसको मोड़ने की कोशिश कर रहे हो हमेशा उधर गाड़ी गिरेगी, अपोजिट नहीं गिरेगी, ठीक है ना। क्योंकि आप स्टीयरिंग मोड़ रहे हो तो हमेशा अंदर की ओर उल्टेगी। बस ये दो कंसेप्ट इसमें सिंपल से हैं। इसमें फॉर्मूला लगता है वी स्क्वायर बाई आर जी, जिसके बिना मैंने आपको एक जनरल एक्सपीरियंस से चीज़ों को समझा दिया, ठीक है। अगर कहीं आपको इसकी वेलोसिटी और सारी चीज़ें गिवन हो तो tan थीटा आप निकाल सकते हैं, ठीक। अगला आता है गुरुत्वाकर्षण। तो मैंने बताया था कि जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, फ्री लेक्चर्स में बताया था, फिर भी सुन लीजिए। जो भी सेलेस्टियल बॉडी है मतलब आकाशीय पिंड जो है, अगर उनके द्रव्यमान m1 m2 हो, ठीक है ना, और उनके बीच की दूरी r हो, तो जो फोर्स लगता है यानी कि जो आपका गुरुत्व बल लग रहा है वो क्या होता है, m1 m2 बाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। और इसी को एक यूनिट से इक्वल करते हैं जिसका नाम होता है जी, ठीक है ना। तो जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ पर जी होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है ना, यूनिवर्सल
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब एक चीज़ और जो आपको जाननी है वो भी जान लीजिए। जो स्मॉल जी होता है गुरुत्वीय त्वरण और जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है उसमें क्या संबंध होता है। मैंने दोनों का आपको यूनिट वो बता दिया था कि इसका जो मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 होता है, ठीक है, और इसका जो होता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये पृथ्वी पर होता है, ठीक। मैं इन दोनों में एक रिलेशन आपको बता रहा हूँ कि जो स्मॉल जी होता है वो होता है GM/RE का स्क्वायर, ठीक। या इसको अगर दूसरे टर्म्स में लिखा जाए तो RE का स्क्वायर में G का मल्टीप्लिकेशन कर दिया और GM एक और कर दीजिए, यानी कि GM इक्वल्स टू GRE का स्क्वायर। ओके, ये जो फॉर्मूला है वो आपके पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण में एक सार्वत्रिक जो गुरुत्वीय त्वरण है उसमें संबंध दिखाता है। तो इस पर बेस्ड एक एरर का क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, वो मैं अभी आगे आपको सॉल्व करवा दूंगा। फिर कह रहा है कि जी की जो वैल्यूज़ है वो कैसे वेरी करती हैं, तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, आप डायरेक्ट रटो। फ्री लेक्चर्स में इसको एलेबोरेट किया हूँ, बट अब यहाँ पर इसको डायरेक्ट रट लीजिए कि जी की जो मिनिमम वैल्यू है वो इक्वेटर पर होती है, ऐसे समझिए, ठीक है। पृथ्वी नाचते नाचते कुछ इस तरह की हो गई है, मेरा फोटो थोड़ा सा खराब बन गया है, लेकिन सच्चाई यही है कि पृथ्वी घूमते घूमते कुछ इस तरह से हो गई है, ठीक है ना। ये बल्जिंग बोलते हैं इसको, बल्ज कर गई है, ठीक। तो मान लीजिए पृथ्वी का केंद्र यहाँ पर है, तो दूरी कहाँ से कम है, यहाँ से कम है, यानी यहाँ पर मैक्सिमम वेट देगी और यहाँ पर मिनिमम, ठीक। तो इक्वेटर पर जो है जी का मान मिनिमम होता है और पोल्स पर जो होता है मैक्सिमम होता है। ओके, फिर आता है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिसको बोलते हैं कक्षीय वेग। ऑर्बिटल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है कि पृथ्वी के ऑर्बिट में, कक्षा में, ठीक है ना, पृथ्वी के कक्षा में कोई भी चीज़ जो पृथ्वी की परिक्रमा करती है उसकी जो वेलोसिटी है वही ऑर्बिटल वेलोसिटी है। निकालते कैसे हैं, जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस जितना वो दूर है, ठीक ना, यही होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी। फिर आता है स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी एक वेलोसिटी होती है जिसका वैल्यू उसका रूट ओवर में डबल होता है। देखिए सेम चीज़ें हैं, ठीक है, बस जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और यहाँ पर जी यानी कि पृथ्वी के टर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्केप वेलोसिटी क्या होती है, वो वेग जिस वेग से यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से या किसी भी अन्य ग्रह से फेंका जाए या उपग्रह से, ठीक है, तो वो कभी पृथ्वी पर लौट के मत आए। तो पृथ्वी के लिए जो स्केप वेलोसिटी है VE फॉर अर्थ, यहाँ पर E जो है इंडेक्स में ये अर्थ को डिनोट करता है, तो ये होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि अगर इस वेग से किसी वस्तु को पृथ्वी के तल से फेंका जाए तो कभी भी पृथ्वी पर वापस लौट करके नहीं आती है। अगर पृथ्वी के सापेक्ष मतलब पृथ्वी के रिस्पेक्ट में आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कि कक्षीय वेग और एस्केप वेलोसिटी में एक संबंध स्थापित किया जाए तो आपको पता चलता है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है उसमें अगर √2 का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो एस्केप वेलोसिटी के बराबर हो जाता है। यानी कि एस्केप वेलोसिटी 1 सेकेंड देखिए, बेसिकली जो √2 की वैल्यू होती है मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, स्केप वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय √2 की वैल्यू होती है 1.4142, ठीक है, इज इक्वल्स टू VE। इसके मान यही आया, ठीक है, सिंप्लीफाई करने पर। यानी कि कुल मिला के ये हो रहा है कि 1 टाइम तो ये VO है ही, ठीक, परंतु ये 0.4 टाइम और है। जैसे मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ, VO मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 0.4142 इज इक्वल्स टू VE। कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि 1.4142 को मैंने 1 प्लस में लिख दिया, ठीक, यानी कि ये हो गया VO प्लस VO इंटू 0.4142 इज इक्वल टू VE, ठीक। तो कुल मिला के समझाने का मेरा नतीजा ये है कि ये 41% अप्रॉक्सीमेटली और एक्स्ट्रा होती है किससे, VE से, ठीक है ना। VE जो है वो एस्केप वेलोसिटी सॉरी जो VE है यानी कि एस्केप वेलोसिटी जो है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी और 41% एक्स्ट्रा ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर उसी में जोड़ दी जाए तो उसके इक्वल होती है। तो कभी कभी ये भी प्रश्न पूछता है 41% वाला, तो अगर ऐसा कुछ पूछता है तो आप लगा दीजिएगा बिना डरे, ठीक है, क्योंकि वो √2 की वैल्यू होती है 1.4142, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन से संबंधित कभी कभार कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो सिंपल मतलब
मैं आपको चित्रात्मक प्रस्तुति भी बिल्कुल पढ़ाऊंगा, ठीक है, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप पहले एक बार मेरा ये जो तरीका है कि प्रश्नों से आप कंसेप्ट को डेवलप करिए, बाकी तो मैं थ्योरी आपको लेकर चल ही रहा हूँ साथ में। तो मैं बता रहा था कि एसएचएम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में कई सारी चीज़ें हैं, पहले समझ लीजिए कि होता क्या क्या है। पहले एक होती है आवर्ती गति। आवर्ती गति क्या होती है? आवर्ती गति होती है कि कोई भी, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, इसकी परिक्रमा कर रहा है, ठीक, तो एक निश्चित समय के बाद फिर ये इसी जगह पर पाया जाएगा और एक निश्चित समय के बाद फिर ये इसी जगह पर पाया जाएगा। तो ये जो गति है जिसमें वो बार बार एक जगह को क्रॉस कर रहा है और अपनी इनिशियल पोजीशन जहाँ से शुरू किया वहीं पहुंच रहा है, तो ये एक तरह की आवर्ती गति है, यानी कि आपका पीरियोडिक मोशन है कि बार 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 एक ही जगह पर पहुंच रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, जैसे बेसिकली ये डिस्कवर हुआ इसके लिए, ठीक। मान लीजिए कोई बॉब है जो लटका हुआ है किसी स्ट्रिंग के थ्रू, धागे के थ्रू, ठीक ना, ये बॉब है मेटल का। अब इसको एक बार इतना दूर ले जा करके छोड़ दिया गया, ठीक। छोड़ने के बाद ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। तो मैंने बताया था कि इसको बोलते हैं आयाम। मैक्सिमम दूरी वो जो जाएगा या कवर करेगा उसको बोलेंगे आयाम, और इसको पूरे को बोलेंगे एक टाइम पीरियड। यहाँ से गया गया यहाँ आया, ठीक, इसको बोलेंगे वन टाइम पीरियड या आवर्तकाल। और बॉब के लिए जब आवर्तकाल निकालेंगे तो उसकी वैल्यू डिपेंड करती है आपकी लेंथ पर, जी पर, और पाई एक मान रखते हैं जब इसको प्रैक्टिकली निकाला जाता है, ठीक है ना। जो प्रश्न पूछता है अब वहाँ पर हम लोग डायरेक्ट चलते हैं। प्रश्न क्या पूछता है? प्रश्न ये पूछता है कि क्या ये लंबाई द्रव्यमान पर निर्भर करती है, कि बॉब का द्रव्यमान कितना इस पर निर्भर करती है? तो नहीं निर्भर करती है, यहाँ पर लिखा है नहीं। जो आवर्तकाल होता है वो क्या लंबाई पर निर्भर करता है? हाँ करता है, रूट ओवर ऑफ लंबाई पर निर्भर करता है, यानी कि स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल पर निर्भर करता है लंबाई के, ठीक। फिर एक प्रश्न इसमें आता है कि अगर लंबाई को 4L कर दिया जाए, यानी कि इसी L को 4L कर दिया जाए, यानी कि 4L/G कर दिया जाए किसी तरीके से, ठीक, तो क्या प्रभाव पड़ेगा आवर्तकाल पर? तो आपको पता है कि ये 4L ये बाहर चला आएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। 2 इंटू पूरा फॉर्मूला जो पहले था उसके जगह पर मैं T लिख दे रहा हूँ, यानी कि कितने गुना हो गया? ये 2T के बराबर हो गया। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर 4L हुआ तो यानी कि इसका 2 बाहर चला आया। इसके पास पहले से 2 है, लेकिन इस पूरे फॉर्मूले को बिना 4 के हम लोग क्या लिखते थे? T, यानी कि अब ये किसके बराबर हो गया? 2T के, ठीक। तो एक क्वेश्चन तो इस तरह का ये अक्सर पूछता रहता है, उसमें लंबाई को 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना, जितना भी गुना कर ले वो आप कर लीजिएगा। उसके बाद क्या होता है कि जो आवर्तकाल है वो आपके जी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, स्क्वायर रूट के, ठीक। फिर आपका कह रहा है कि अगर 1/√g, ठीक ना, बढ़ रहा है कुल मिलाकर के, तो आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा, यानी कि टोटल समय जो लिया जा रहा है वो कम हो जा रहा है। यानी कि आवर्तकाल के बढ़ने का मतलब क्या है कि जैसे सपोज करिए कि पृथ्वी एक दिन में स्वयं का परिक्रमा कर रही है, या जो सूर्य का चक्कर लगा रही है वो 365 दिन में लगा रही है, ठीक। अब यदि पृथ्वी 365 की जगह 665 दिन लगाने लगे तो आवर्तकाल बढ़ गया, यानी कि पृथ्वी क्या हो गई? स्लो हो गई। दैट मीन्स स्लो हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं सेकंड पेंडुलम क्या होता है। एक चीज और कि अगर अनंत लंबाई क्या बोलते हैं कि अनंत लंबाई के लिए लोलक ले लिया जाए, यानी कि ये जो बॉब है, जो मैं पूरा सिस्टम बना रहा था, इसकी लंबाई क्या की जाए? जो स्ट्रिंग है इसकी लंबाई अनंत कर ली जाए, तो टाइम पीरियड कितना होगा? ये 84.6 मिनट होगा। इसको डायरेक्टली याद कर लीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व फिजिक्स के क्लास में कभी करेंगे जब हम लोग इस चैप्टर पर पहुंचेंगे, या मैं फ्री लेक्चर जब बनाऊंगा। अभी बस इतना यहाँ पर समझ लीजिए कि 84.6 मिनट होता है, क्योंकि ये रिवीजन का टाइम है, यहाँ पर ज़्यादा समझना नहीं है। यहाँ पर जो चीज़ें फैक्चुअल बताई जा रही हैं उसको करिए, और एग्ज़ाम में उतनी चीज़ों को लेकर के एटलीस्ट जाइए आप। ये वो समय नहीं है कि आप नए नए हथियारों पर प्रयोग कर रहे हैं। आपके पास जो कारगर हथियार हैं उनको खोसिए और जाइए लड़िए, ठीक है। तो अनंत लंबाई का अगर कोई मतलब बॉब लिया जाता है, इस तरह का पेंडुलम लिया जाता है, तो उसका जो मैक्सिमम आवर्तकाल आता है वो अनंत नहीं आता है, बल्कि 84.6 मिनट आता है, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड पेंडुलम। देखते हैं सेकंड पेंडुलम क्या होता है। जिस पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड हो, ठीक है ना, जिस पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड हो, यानी कि पाई
√L/g की जो वैल्यू है, इतने की वैल्यू 1 हो, ठीक, दैट मीन्स t इक्वल्स टू 2 इंटू इतना होता है तो वो 2 आ जाएगा, तो दैट मीन्स ये सेकंड पेंडुलम है। ओके, तो जिस पेंडुलम का जो आवर्तकाल है वो 2 सेकंड आएगा उसको सेकंड पेंडुलम कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ब्रह्म सिद्धांत। ब्रह्म सिद्धांत जो है ब्रह्मसूत्र के द्वारा लिखा हुआ था, एक बार पूछा हुआ प्रश्न है, इसको मैंने शामिल कर लिया है क्योंकि ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो एक बारी कभी आए हुए हैं उन्हें शामिल हू बहू कर लेना चाहिए। इसके अलावा आप जानते ही हैं कि आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम की रचना की थी। उन्होंने ही पाई का मान दिया था। उन्होंने कहा था कि पाई का जो सबसे शुद्ध मान है उन्होंने निकाला था 3.14, जो हम लोग एक एवरेज यानी कि 22/7 लेकर के चलते हैं, ये एवरेज वैल्यू है। सबसे शुद्ध मान उन्होंने आर्यभट्ट जी ने निकाला था। उसके साथ साथ भास्कराचार्य का नाम भी आता है, जिनकी एक पुत्री थी जिनका नाम आपका था लीलावती, उनके ऊपर उनकी बुक भी लिखी हुई है। तो ये कुछ नाम है जो आपको याद करने चाहिए। परंतु ये जो ब्रह्म सिद्धांत बुक है इसको ब्रह्मगुप्त जी ने लिखी थी और ये इन्होंने सबसे पहले बताया था कि एवरीथिंग, सभी चीज़ें अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अर्थ, सभी चीज़ों को अर्थ जो है वो अपनी ओर खींचती है, ठीक है ना। तो ये इनका सिद्धांत था जो कि ब्रह्म सिद्धांत में वर्णित है। स्पेस क्या होता है, यानी कि जो हम लोग स्पेस की बात करते हैं, अवकाश देख सकते हैं, इसको ऐसे समझिए। स्पेस क्या होता है, अवकाश क्या होता है, यानी कि जहां पर एटमॉस्फेयर ना हो, ठीक है, उसको वायुमंडल ना हो, जहाँ पर वायुमंडल ना हो उसको स्पेस कह सकते हैं, ठीक। स्पेस में हम क्या नहीं कर सकते, कांट सिट, हम एक जगह पर बैठ नहीं सकते, ठीक, हम चल नहीं सकते प्रॉपरली जैसे चलते हैं, फिर दौड़ नहीं सकते, खाना पीना इस तरह से सामान्य नहीं होगा। कर क्या सकते हैं, कैन फ्लाई लाइक पार्टिकल्स, हम उड़ सकते हैं। उड़ने का मतलब कि आप पक्षी की तरह नहीं उड़ रहे हैं, आप बह रहे हैं, जैसे फ्लूइड बहता है धरती पर, ठीक है ना, इधर से उधर छोड़ दिया तो उस तरह आप बहते हैं, लेकिन आप रुकेंगे भी नहीं, किसी चीज़ से टकरा के एक फोर्स लगा करके आप रुकेंगे। आप कोई भी स्पेस का वीडियो देख लीजिए, ठीक है, ग्रेविटी एक मूवी है, उसको आप देख सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, अगर आपके पास समय मिल पाए तो। बट इतनी छोटी सी चीज़ समझने के लिए बेटर है कि आप मत देखिए। फिर कह रहा है कि इफ़ यू थ्रो समथिंग, अगर आपने कोई चीज़ फेंक दी तो इट्स गो एंड गो ऑन एंड गो ऑन, ठीक है ना। अगर आप कोई चीज़ स्पेस में जाकर के, अंतरिक्ष में जाकर के फेंक देते हैं तो वो जाएगी और जाती ही रहेगी जब तक किसी चीज़ से टकराए मत, और टकराने के बाद फिर वो जाती रहेगी, ठीक। क्योंकि स्पेस में फ्रिक्शन नहीं है, किसी भी तरह का घर्षण नहीं है, तो घर्षण ना होने की स्थिति में वो चीज़ कभी रुकेगी नहीं, वो जाती रहेगी, ठीक है ना। उसके साथ साथ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर स्पेस में जाकर के आप 1 किलोग्राम का लोहा, आयरन, ठीक है ना, उसका जो वाट है उसको, और 1 किलोग्राम का रुई, कॉटन गिराते हैं, ठीक, तो दोनों सेम टाइम पर वहाँ जहाँ से भी गिरा रहे हो वहाँ के फ्लोर पर दोनों, मान लीजिए स्पेसशिप में ही गिरा रहे हो आप, ठीक, तो वो दोनों सेम टाइम पर आकर के नीचे गिरेगा। अब इसके ऊपर मैं एक छोटी सी ट्रिक आपको बताता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि किसी व्यक्ति ने एक लकड़ी की बॉल गिराई और एक लोहे की बॉल गिराई, तो दोनों में से ज़मीन पर पहले आएगा, अगर सेम यही क्वेश्चन पूछता है तो आप लिखोगे कि दोनों समान समय पर नीचे आएगा। परंतु अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि श्याम ने हवा में एक बॉल लकड़ी की और लोहे की साथ में गिराई तो पहले कौन आएगा, तो अगर हवा में वर्ड वर्णित है उसमें, मतलब ऐसा डिस्क्राइब किया गया है कि द बॉल इज फॉलिंग इन एयर, अगर वो वायु में, हवा में या वायुमंडल के तहत गिर रही है तो पहले ऑब्वियसली लोहे की बॉल आएगी। क्यों, क्योंकि उसमें वेट का दूसरा कंसेप्ट हो जाएगा, फ्रिक्शन का कंसेप्ट हो जाएगा, वो आपका मेरा मैटर नहीं है, जो मैं समझा रहा हूँ वो समझिए कि अगर वायुमंडल की बात करता है तो ऑब्वियसली आपकी जो लोहे की बॉल है वो पहले आएगी और लकड़ी की बॉल आपकी बाद में आएगी। यही कंसेप्ट रुई के साथ है कि 1 किलोग्राम रुई कहीं से एफिल टावर से गिराई गई या किसी भी जगह से गिराई गई, ठीक है, और सेम वेट का आपका आयरन गिराया गया तो कौन पहले आएगा, ठीक। तो अगर एफिल टावर वर्णित कर दिया गया तो आपको पता होना चाहिए कि लोहा ही पहले आएगा, रुई बाद में आएगी। लेकिन अगर कहा कि जनरली गिराई जा रही है, उसमें किसी जगह का कोई वायुमंडल, कोई वायु, किसी भी प्लेस का नाम नहीं लिखता है, तो आप लिखेंगे कि दोनों साथ में आएंगे, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा मैं जो बता रहा हूँ। तो अगर आपने मान लीजिए कोई स्पेस शटल है, कोई स्पेस आपका व्हीकल है जहाँ से आपने एक सेब फेंक दिया, ठीक है, तो वो सेब क्या करेगा,
सेब, आपका वो जो अर्थ है, अगर आपने अर्थ के अराउंड में फेंका है तो फिर वो परिक्रमा करने लगेगा, ठीक है ना, वो परिक्रमा करने लगेगा। लेकिन अगर आप दूर स्पेस में फेंकते हैं, यानी कि अर्थ की उस रेंज से दूर फेंकते हैं जितना दूर अर्थ किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकती है, आपने यहाँ जाकर फेंका, ठीक है, तो वो इतनी बड़ी परिक्रमा करेगा कि वो वर्षों वर्षों में आएगा। अगर वो परिक्रमा करेगा भी तो इतनी बड़ी परिक्रमा करेगा कि वो वर्षों वर्षों में उस जगह पर पहुंच पाएगा, ठीक है, वो जाता ही रहेगा पहले। तो एक प्रश्न ये था। उसके बाद एक प्रश्न पूछा हुआ है जो मैंने अभी आपको ऊपर फॉर्मूला बताया कि G m1 m2/r²। इसमें कहता है कि अगर r को 4 टाइम्स, r जो है अगर वो 4 गुना कर दिया जाए तो फोर्स कितना लगेगा। ठीक, तो चलिए प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। r को 4 गुना करेंगे तो 4 गुणे 4, ठीक है ना, r², यही तो होगा, ठीक है। r का मान 4r, तो 4 इंटू 4 इंटू r², दैट मीन्स 1/16 हो जाएगा। जो टोटल फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, 1/16 ऑफ ओरिजिनल एफ, ओ मतलब ओरिजिनल और ये मतलब अब का, ठीक, तो 1/1/16 हो जाएगा। इसके तरह से हम लोग अलग अलग चीज़ें कर भी सकते हैं। जैसे m1 को मैंने बढ़ा दिया, m2 को बढ़ा दिया, तो किसी भी तरह का परिवर्तन करेंगे इस फॉर्मूले में रख करके आप उस चीज़ को निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ये मैं आपको अभी समझा दिया हूँ, ठीक है, आयरन और रूट का कंसेप्ट। फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी अगर करेंगे तो डी और टी का कर्व। चलिए ये प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि अगर मुक्त रूप से कोई चीज़ गिर रही है, फ्री फॉल कर रही है ग्रेविटी के अंडर में, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा। अगर एक बारी प्रश्न में पूछ लिया, ठीक है, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये आ गया, ठीक, तो मैं आपको बताता हूँ इस, ठीक है। तो मान लीजिए एक अक्ष पर डी लिख दिया, एक अक्ष पर टी लिख दिया। डी क्या है, डिस्टेंस, दो दूरी वो गिर रही है, और यह है समय। अब समझिए बात को। पहले तो इसको हम एक तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जो मैंने फॉर्मूला बताया उससे सॉल्व कर सकते हैं कि भाई एस को निकालना है, यानी कि वही जो डी है एस निकालना है, ठीक है। एस को आप डी भी लिख सकते हैं, एस भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है उससे, बस ये दूरी है समझिए। तो मैंने बताया यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक। और कोई चीज़ फ्री फॉल कर रही है, यानी कि शुरू में तो हाथ से या किसी चीज़ से छोड़ी गई, तो यानी कि प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। तो एस बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। तो आपको एक बात समझ में आनी है, जो लोग नॉन टेक्निकल हैं उन्हें बस इतना बता रहा हूँ कि टी के ऊपर 2 घात है, तो बस आप ऐसे देखिए कि जो भी ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, क्योंकि बाकी तो एक टी और ये सब एक लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है, परंतु ये रैखिक समीकरण नहीं है। तो यानी कि ये ग्राफ को डिसाइड करेगा कि ग्राफ कैसा होगा समय के साथ, ठीक है, ओके। और यही हमें चाहिए भी, एस और टी में ही ग्राफ चाहिए, तो एस और प्रोपोर्शनल कर दिया मैंने, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा दिया, बाकी को हटा दिया कांस्टेंट समझ करके। तो समझ में आ गया कि ग्राफ तो कुछ ऐसा होगा जो परवलय लेगा। जैसे जिन लोगों को ये देखने आ रहा होगा कि ये परवलय ग्राफ बनेगा, उन्हें पता चल रहा होगा कि ये परवलय का ग्राफ है, परंतु मैं आपको बताता हूँ एक जनरल कंसेप्ट से। मान लीजिए कोई भी चीज़ गिराई गई, ठीक है ना, तो शून्य से गिरना शुरू करेगी, ठीक, कोई दूरी नहीं चली है और कोई समय नहीं है, ठीक है। फिर कुछ समय बीता, कुछ दूरी उसने चली, यहाँ पहुंची, ठीक, कुछ समय और बीता, फिर उसने कुछ दूरी और चली, वो यहाँ पहुंची, ठीक। अब मैं आपको यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट बताता हूँ। टर्निंग पॉइंट ये है कि एक समय के बाद जब वो शुरू शुरू में गिराई गई तो वो गुरुत्व के अधीन थी और उसने एक्सेलरेशन लेना शुरू किया था। जैसे आप गाड़ी ने किक मारी, आपने गाड़ी स्टार्ट की, तो आप डायरेक्टली 80 पर नहीं पहुंच जाओगे। अगर 80 आपकी एक्सेलरेशन की लिमिट है तो आप डायरेक्टली 80 पर नहीं पहुंचोगे, आप 5, 10, 15, 20, 30, 40 ऐसे करके पहुंचोगे। तो सेम यही इसके साथ है कि जब ये गिरना शुरू हुई तो शून्य से गिरना शुरू हुई, कुछ दूरी गिरी, फिर कुछ वेग इसका बढ़ा, फिर कुछ समय बीता, फिर कुछ दूरी और गिरी, तो एक ऐसा समय आएगा जबकि एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि ये जी से गिरना शुरू हो जाएगी, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड। इससे ज़्यादा तेजी से गिर नहीं पाएगी पृथ्वी पर, ठीक है। तो जब इस एक्सेलरेशन को ये रीच कर लेगी तो ये जो ग्राफ जा रहा है, ठीक है ना, ये क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ग्राफ कुछ इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। मैं एक मोटी मोटा बात आपको बता रहा हूँ कि जैसे इसमें मैंने s प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर के बिना मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि शुरू शुरू में जब वो गिरेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 से बढ़ रही है, लेकिन एक लिमिट के बाद क्या उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी,
हो जाएगी, ठीक है। तो समझ लीजिए कि जब वो कांस्टेंट हो जाएगी तो उसका जो समय और जो दूरी का ग्राफ है वो भी एक तरह से कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक लिमिट तक तो वो तेजी से बढ़ेगी, परंतु कुछ समय बाद किसी टी समय पर, ठीक ना, वो एक कांस्टेंट कर्व शो करने लगेगी। उसके अलावा जिन फ्रेंड्स को पता है कि एस प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर एक आपका पैराबोला का ग्राफ है, ठीक है ना, वो ये समझ जाएंगे कि पैराबोला कैसा होता है और डायरेक्टली ये टिक मार करके आगे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये 1996 का क्वेश्चन है, ठीक है, यूपीएससी का। तो इस तरह के क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस में पूछ सकते हैं, क्योंकि साइंस का लेवल जिस तरह से वेरी कर रहा है, कुछ क्वेश्चंस इस तरह के भी आ सकते हैं। स्किप मत करिए, मैं जितनी चीज़ें लेकर के चल रहा हूँ आप उसी चीज़ों को फॉलो करके बिल्कुल पिक करके चलिए। थोड़ा सा विश्वास करिए कि बिल्कुल मैं शायद आपसे एक्सपीरियंस में, टैलेंट में ना सही बट एक्सपीरियंस में आपसे बेटर हूँ। तो मेरे एक्सपीरियंस को आप लेकर के चलिए, मैं आपको उन चीज़ों को बिल्कुल डेप्थ में कराने की कोशिश करूँगा, उन चीज़ों को लेकर के या टच करने की कोशिश करूँगा सिलेबस के एक एक पार्ट को, कि आपको कुछ भी अलग से बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करनी होगी रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी आप जो डेली रूटीन में कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लेक्चर्स आपको कंप्लीट रिवीजन का एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, टच बिल्कुल देंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर फिर हम लोग ये एक क्वेश्चन करेंगे जो कि पूछा हुआ था, एक अनयूजुअल सा क्वेश्चन जो कि जनरली पूछा नहीं जाता है, बट इसे हम इसलिए करेंगे क्योंकि यूपी पीसीएस में इस तरह के प्रश्न पूछने की संभावना है और यूपीएससी वाले जो हमारे एस्पायरेंट हैं वो इस तरह के प्रश्न को देख लेंगे कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।